नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स की एक नई वीडियो। दोस्तों आज है करंट अफेयर्स द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स के वर्ड सेक्शन का पार्ट 4। दोस्तों आज चौथे पार्ट के साथ जो है द हिंदू डायरी इवेंट्स के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है उनका समापन हो चुका है, यानी कि महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम थे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उनको मैं डिस्कस कर चुका हूं और उसकी आज ये आखिरी वीडियो है। दोस्तों इसके बाद जो है द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स के नेशनल जो घटनाक्रम है उनको हम चर्चा करेंगे, उन पर हम वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आज मुख्य रूप से 3 बातों की चर्चा की जानी है। दोस्तों पहली जो बात की जानी है वह है क्या बोलते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव जो कि सोवियत संघ के पतन के समय यानी कि 1991 2 के टाइम तक जो है कि राष्ट्रपति रहे सोवियत संघ के, उनकी चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर के जो वैश्विक लीडर की एक छवि रखते थे शिंजो अबे जी जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी निधन हो गया है, उनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि वर्ल्ड में उसकी काफी चर्चा रही, नगोर्नो कराबाख आपने नाम सुना होगा, जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक भूखंड है, उस पर दोनों देशों की जो है वर्चस्व को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ था। उस पर बहुत भारी जो है युद्ध भी हुआ दोनों देशों के बीच, जिससे दुनिया पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों साथ ही आज एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा है उसके अंदर जो आप जानते हैं कि 3 स्टेज में परीक्षा होती है, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तो दोस्तों जो मुख्य परीक्षा में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उसमें जो है कि जीएस के 4 पेपर होने के बाद जो ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय एक बच्चे अपना रखते थे उसको जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब दोस्तों आपको वैकल्पिक विषय की तैयारी जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए नहीं करनी है। अब उसके स्थान पर ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो विशेष होता है उस पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा के अंदर। फिलहाल ये जानकारी अभी जो है कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन हाँ ये पूरा पता है कि जो है यूपी ने अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको रिमूव कर दिया है। तो फिलहाल जब ये जानकारी आएगी उसका मैं ऑफिशियल नोटिस भी डिस्कस करूंगा कि उसके स्थान पे अब क्या पढ़ाया जाएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिस पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट्स और द हिंदू न्यूज़पेपर के जो डेली करंट अफेयर्स जो द हिंदू के अंदर आते हैं उन घटनाओं का ट्रेडिशनल को करंट के साथ जोड़ करके आपको एक पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड कराई जा रही है चैनल के द्वारा, उसको आप देखें और करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाएं। आइए दोस्तों हम बात करेंगे आज के वीडियो में, और आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर से ये जरूर मैं दावा करता हूं कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे इस वीडियो के अंदर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं, तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोव जिनका निधन हुआ वो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ तो 1991 में टूट गया, उसका पतन हो गया और उसके बाद 15 छोटे छोटे देश जो है दुनिया के मैप पर आए। फिलहाल हम दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोव की बात करें, इससे पहले जो उनका चित्र है, उनकी इमेज है, देख लेंगे तो हम मिखाइल गोर्बाचोव के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं मिखाइल गोर्बाचोव की इमेज। दोस्तों ये रहे आपके इमेज के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां जो है ऐसा बताया जाता है, आलोचक कहते हैं कि सोवियत संघ के पतन में मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों ने बहुत ज्यादा जो है योगदान दिया, आग में घी का काम किया। और मिखाइल गोर्बाचोव की 2 नीतियां थी, एक पेरेस्ट्रोइका करके एक आर्थिक सुधारों के ऊपर थी और एक और थी जिसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इन्होंने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को जो उनके शासन का मूल ढांचा था उससे बिल्कुल बाहर निकाल करके सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथों में होता है, जो कि कम्युनिस्ट जो शासन के अंदर जो कम्युनिज्म मॉडल पर देश बनाए जाते हैं उसमें अर्थव्यवस्था का जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो सरकार के हाथों में होता है, निजी व्यक्तियों के, निजी क्षेत्रों के हाथों में कुछ नहीं होता। लेकिन जो वहां पे आर्थिक सुधारों की मांग चल रही थी तो सोवियत संघ के जब राष्ट्रपति बनते हैं मिखाइल गोर्बाचोव जी, उन्होंने उस जो प्रशासनिक ढांचा है सोवियत संघ का जो था उसके खिलाफ व्यवहार, बिल्कुल उसके उलट व्यवहार करते हुए इन्होंने जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उसको बिल्कुल निजी हाथों में दे दिया। इस तरह से जो है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। उसके बाद जो है अमेरिका के साथ भी इन्होंने गठबंधन और शांति बहाल वगैरह किया था। इस वजह से धीरे धीरे करके इनकी नीतियों ने आग में घी का काम किया और सोवियत संघ का फाइनली 1991 में जो है
पतन हो गया और सोवियत संघ की लेगेसी जो है वो आज के वर्तमान रूस को प्राप्त हुई और अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह से पोलैंड, यूक्रेन जो आज युद्ध चल रहा है, ऐसे छोटे 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 देश, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब देश जो है सोवियत संघ के हिस्से हुआ करते थे, जो अब जो है एक नेशन के तौर पर दुनिया में कंसीडर किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव क्या थे, उनके बारे में जानेंगे और क्या कुछ आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचोव का 91 वर्ष की आयु में 30 अगस्त 2022 को मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव दोस्तों 2 मार्च 1931 को पैदा हुए थे और 30 अगस्त 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। गोर्बाचोव एक रूसी और सोवियत राजनेता थे। रूसी इसलिए क्योंकि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को सोवियत संघ की लेगेसी मिलती है, इस सेंस में उनको रूसी नेता कहा जाता है और सोवियत संघ में वो राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोस्तों, जिन्होंने सोवियत संघ के अंतिम नेता के रूप में कार्य किया था, तो आपको याद रखना है कि सोवियत संघ के अंतिम नेता कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव या चेव, जो भी बोल सकते हैं, ये रशियन नाम है। दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचोव वैचारिक रूप से शुरू में मार्क्सवाद, लेनिनवाद का उन्होंने पालन किया। उसके बाद 1990 के दशक की शुरुआत में सामाजिक लोकतंत्र की ओर बढ़ गए। गोर्बाचोव 1990 से 91 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब गोर्बाचोव की नीतियों की बात करें तो गोर्बाचोव ने घरेलू स्तर पर ग्लासनोस्ट, जो कि एक खुलेपन की नीति थी, उनकी नीति ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन की नीति के अंतर की गई, जो कि गोर्बाचेव द्वारा चलाई गई थी और उन्होंने स्वतंत्रता की अनुमति दी। जबकि उनके पेरेस्ट्रोइका, ये दूसरी नीति है जो कि एक आर्थिक नीति थी। इसमें पुनर्गठन की बात, पेरेस्ट्रोइका को हिंदी में आप पुनर्गठन समझ सकते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए एक निर्णय लिया जिसमें विकेंद्रीकरण जो है प्रारंभ किया। दोस्तों, मैंने आपको जब मिखाइल गोर्बाचेव सर की फोटो दिखा रहा था, उसके अंदर मैंने आपको पेरेस्ट्रोइका के बारे में बताया था। ग्लासनोस्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो आप ग्लासनोस्ट देख लेना। तो आपको याद रखना है कि ग्लासनोस्ट जो नीति थी वो खुलेपन की नीति थी, जिसमें उन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता दी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आजादी दी और स्वतंत्रता बहाल करने का काम किया था। और ये आप बिल्कुल स्वतंत्रता बहाल करने से ये अर्थ मत समझना कि सोवियत संघ की जनता किसी देश का उपनिवेश थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में, जैसे आप चाइना का उदाहरण ले सकते हैं, चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले सकते हैं, यहां पर क्या होता है कि आप सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकते जिस तरह से भारत में है। और इसका रीजन वहां पर यह है कि आपको वहां पर अभिव्यक्ति की और ये आजादी जो है, राइट टू एक्सप्रेशन, वहां पे उतना ज्यादा नहीं है। सरकार के खिलाफ आपको बोलने नहीं दिया जाता। उसमें जो भी बोलता है, प्रेस हो या कोई भी हो, उनको सरकार के समर्थन में ही बातें लिखनी है। अगर सरकार के समर्थन से थोड़ा सा डगमगाए तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। या फिर आप कभी कभी समाचारों में सुनेंगे कि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन थे, उनको कोई रिलेटिव्स को अचानक ऐसे ही आशंका, मतलब रिलेटिव्स को लेकर किम जोंग उन को आशंका हुई कि ये मेरा तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को तोप के मुहाने पर बैठा के बांध के तोप से उड़वा दिया। तो इस तरह की मतलब एक अराजक रूप से भ्रष्टाचारी शासन जो है किम जोंग उन का है। हालांकि इतना रूस में नहीं, सोवियत संघ में नहीं हुआ करता था, लेकिन फिलहाल जो सुधारों की जरूरत पश्चिमी सभ्यता को देख करके सोवियत संघ की जनता डिमांड कर रही थी, उसको फुलफिल करने के लिए जो गोर्बाचोव थे, उन्होंने ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई थी। तो आप याद रखना है, ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस को आजादी दी गई। और पेरेस्ट्रोइका की नीति जो है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए उठाई गई थी। देखिए, पेरेस्ट्रोइका के अंदर क्या किया गया कि आर्थिक सुधारों में उन्होंने क्या निर्णय लिया? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि निजी क्षेत्रों को भी अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का अधिकार जो है मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के समय पे दे दिया। आगे दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचोव जी ने, क्योंकि अमेरिका के साथ रूस की प्रतिद्वंदिता चल रही थी और वो 1991 तक, जब तक रूस का सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक शीत युद्ध के दौर में दुनिया जी रही थी। दोस्तों, शीत युद्ध या सोवियत संघ का विघटन अगर आपको समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोवियत संघ के पतन का और शीत युद्ध का एनसीईआरटी का वीडियो का लिंक दे रहा हूं मैं, वहां आप जाकर वीडियो देखें, जिससे आप उन दोनों बातों के बारे में समझ पाए। उसके बाद जो है शीत युद्ध और सोवियत संघ का पतन आप समझ पाएंगे। दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया कि अमेरिका के साथ प्रतिद्वंदिता को लगभग खत्म करते हुए हथियारों की कटौती और पश्चिमी शक्तियों के साथ साझेदारी कर शीत युद्ध को समाप्त करने तथा सोवियत संघ में कई राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को याद किया जाता है। तो आई होप आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में ये जो जानकारी है वो
अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोव बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनेता थे और एक सेंस में देखें तो उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा ही किया कि सोवियत संघ और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता को उन्होंने लगभग लगभग खत्म किया, जो कि शीत युद्ध के दौर से ही 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है तभी से अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया के नक्शे में दो बराबर की महाशक्तियां उभरती हैं और दुनिया में अपने आप का वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चला, जिसके मोहरे बने दुनिया भर के छोटे छोटे देश और किस तरह से उन देशों में पतन हुआ, लड़ाइयां लड़ी, कई खूनी लड़ाइयां लड़ी गई सोवियत संघ और अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों देशों ने एक जो है ईंट भी नहीं मारा एक दूसरे की तरफ, लेकिन इन दोनों के लिए अमेरिका और रूस के लिए पूरी दुनिया अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर लड़ पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका और सोवियत संघ की जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता थी उसके शिकार हुए दुनिया के बहुत सारे देश, और किस दौर में? शीत युद्ध के दौर में। और सोवियत संघ का पतन और शीत युद्ध समझने के लिए आपको जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, उसको आप समझ लेना। दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव के बाद एक महत्वपूर्ण शख्सियत और जो शिंजो आबे साहब जो कि जापान के प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उनका भी निधन जो है दोस्तों 8 जुलाई 2022 को हो गया। आइए पहले शिंजो आबे साहब की इमेज देखेंगे, उसके बाद शिंजो आबे साहब के बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इमेज है जापानी राजनेता शिंजो आबे साहब की। शिंजो आबे जी ने दोस्तों जापान की विदेश नीति को बड़ा बनाने में, जापान की विदेश नीति का लोहा मनवाने में और जापान का जो है शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने में और जापान को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर दुनिया में कंसीडर किए जाने में इनकी विदेश नीतियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों इनका अमेरिका के साथ जापान का रिलेशन ठीक करना हो या फिर भारत के साथ इंडिया के साथ जापान का रिलेशन इतना मजबूत हुआ, तो ये जो है इन्हीं की देन जो है दोस्तों है। तो आइए शिंजो आबे साहब को जानने के बाद, उनकी इमेज को जानने के बाद अब इन पे थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। दोस्तों शिंजो आबे जो है 8 जुलाई 2022 को आबे को एक जापानी समुद्री आत्मरक्षा वाहिनी का एक पूर्व सदस्य था, जिसने 10 जुलाई को जापान का एक स्थान है नारा, वहां में शिंजो आबे को एक जनसभा में भाषण देने के दौरान गोली मार दी। कहां गोली मारा? जापान के नारा में। और वो उस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वो जिस व्यक्ति ने उनको गोली मारा वह जापानी समुद्री आत्मरक्षा वाहिनी का एक पूर्व मेंबर था और 10 जुलाई को जो है उसने उनको गोली मारा था। ठीक है दोस्तों, और आरोपी का जो नाम है वो यामागामा तेत्सुआ था, यामागामी तेत्सुआ, और उसकी उम्र 41 वर्ष थी। दोस्तों अब ये आपके लिए मतलब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई कहीं पूछ ले आपसे। और दोस्तों उनको अस्पताल ले जाया गया, उनको फिर वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। तो ये याद रखना कि 8 जुलाई को उसने उनको शूट किया था और 10 जुलाई को उनका निधन हो गया था। इससे पहले उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों शिंजो आबे 21 सितंबर 1954 को पैदा हुए थे और 8 जुलाई 2022 को उनका 10 जुलाई को मान लीजिए उनका निधन हो गया। और शिंजो आबे जापानी राजनेता थे, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनकी इतनी अच्छी छवि थी कि सभी उनको जानते हैं। दोस्तों शिंजो आबे का जन्म जो है वो टोक्यो में एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार में हुआ था। शिंजो आबे के दादा कान जो आबे थे, शिंजो आबे के दादा, और उनके पिता शिंटारो आबे थे। दोनों ही दोस्तों राजनेता थे, उनके दादा और उनके पिता दोनों ही नेता थे जापान के अंदर और काफी अच्छी छवि रखते थे। दोस्तों शिंजो आबे के परदादा थे विस्काउंट ओशिमा। उन्होंने इंपीरियल जापानी सेना में एक जनरल के रूप में काम किया। किसके? शिंजो आबे के परदादा ने। शिंजो आबे की मां योकी किशी ने 1957 से 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके नोबुशेकु किशी की बेटी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इतने विवरण से कि शिंजो आबे कितने महत्वपूर्ण और ताकतवर परिवार से आते थे। दोस्तों 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे साहब, और उनका जो दल था दोस्तों उदार लोकतांत्रिक दल, उसके वे अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों जापानी इतिहास में आबे ने 2005 से 2007-06 तक जूनी चेरो कोइजुमी के अधीन मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में काम किया और 2012 में विपक्ष के कुछ समय के लिए नेता भी शिंजो आबे साहब रहे।
दोस्तों शिंजो आबे भारत की सबसे अधिक बार यात्रा करने वाले जापानी प्रधानमंत्री थे। पहली बार 2007 में, दूसरी बार 2014 में और तीसरी बार 2015 तथा चौथी बार 2017 में भारत की यात्रा पर प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो आबे साहब आए। साल 2007 में दोस्तों भारतीय संसद के एक संयुक्त अधिवेशन को, संयुक्त सत्र को शिंजो आबे ने संबोधित किया और वो ऐसा करने वाले, हिंद प्रशांत की परिकल्पना करने वाले भी, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो एक गठबंधन है क्वाड, उसकी जो है इन्होंने 2007 के अंदर नींव रखी थी। और कहां पे? भारतीय संसद में एक जब संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसी परिकल्पना की थी। दोस्तों जापान के सहयोग से जो है वाराणसी में एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव जो है शिंजो आबे के भारत दौरे के दौरान ही रखी गई थी। तो दोस्तों आई होप शिंजो आबे के बारे में इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और क्वाड के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, मालाबार सैनिक अभ्यास क्या होता है, ये सब के बारे में आपको जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं और इस तरह की न्यूज जो है मैं ऑलरेडी जो है वहां पर अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि मालाबार सैनिक अभ्यास जो नौसेना का होता है वो इस बार ऑस्ट्रेलिया में 2023 में आयोजित होने वाला है अगस्त में। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास के अंदर दोस्तों मुख्य रूप से 4 देश आते हैं, जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और यही जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप के भी मेंबर हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्वाड दोस्तों मुख्य रूप से चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करने के लिए बनाया गया एक सैनिक टाइप का संगठन है और राजनीतिक संगठन भी है। तो ये आपको याद रखना। इसको मिनी जो है नेटो के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अजरबैजान और अर्मेनिया के संघर्ष को लेकर के, और इस पे ध्यान गड़ाए रखिएगा, ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जो विवादित क्षेत्र है उसका नाम है नागोर्नो काराबाख। तो नागोर्नो काराबाख की लोकेशन आपको मैप के अंदर दिखा दिया जाए तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने में मजा आ जाएगा दोस्तों। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। तो आइए नागोर्नो काराबाख की लोकेशन जो है वो मैप के अंदर पहले देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा मैप में आपका नागोर्नो काराबाख। ये रेड वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये नागोर्नो काराबाख ही है। ये है आपका अजरबैजान और ये अर्मेनिया है, और इन्हीं दोनों के बीच जो है एक विवादित हिस्सा है नागोर्नो काराबाख। ठीक है दोस्तों, तो जो नागोर्नो काराबाख है उसके आसपास और अर्मेनिया अजरबैजान को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों ये अजरबैजान को पहले बॉर्डर करने वाले कंट्रीज देख लेते हैं। अजरबैजान को उत्तर में रशिया, उत्तर पश्चिम में या उत्तर में ही मान लेते हैं जॉर्जिया, और उत्तर पश्चिम या उत्तर की बात या पश्चिम की बात करेंगे तो आपका पूरा अर्मेनिया यहां पर, और साउथ दक्षिण पश्चिम के हिस्से से अजरबैजान को ईरान टच करता है। और कैस्पियन सागर के अंदर दोस्तों ये आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के अंदर अर्मेनिया को एक बहुत बड़ा जो है सी एक्सेस जो है प्राप्त होता है। बहुत बड़ी कोस्टल लाइन जो है कैस्पियन सागर से अर्मेनिया अजरबैजान की लगती है। दोस्तों अर्मेनिया की राजधानी है बाकू, और बाकू एक तेल क्षेत्र भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी हम चर्चा करेंगे। अब आप बात करते हैं हम अर्मेनिया की। अर्मेनिया को दोस्तों पश्चिम से तुर्की घेरे हुए है और दक्षिणी हिस्से से ईरान, और उत्तरी हिस्से से आप देखेंगे तो जॉर्जिया का जो है, जॉर्जिया से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। और अगर एक आध कंट्री छूटेंगे तो मैं आपको कहीं और लोकेशन जो है जब बताऊंगा तो उसको क्लियर करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप लोकेशन नागोर्नो काराबाख की समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों चलेंगे मुख्य चर्चा की ओर, जानने की कोशिश करेंगे कि अजरबैजान अर्मेनिया के बीच जो है आखिर नागोर्नो काराबाख इतना विवादित क्यों है कि उन लोगों को इस पर वर्चस्व को लेकर के युद्ध करना पड़ा। आखिर उनको क्यों नागोर्नो काराबाख चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष को विस्तार से। दोस्तों नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र मैंने लोकेशन के अंदर आपको रेड उसमें दिखाया, उस क्षेत्र को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण संघर्ष भड़क उठा। अर्मेनिया और अजरबैजान, अब इनकी लोकेशन समझते हैं। ट्रांस केशिया या दक्षिण काकेशिया, जिसमें हम पूर्वी यूरोप की सीमा पर दक्षिणी काकेशस पर्वत के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र, और जॉर्जिया अर्मेनिया और अजरबैजान से मिलकर जो है पश्चिमी एशिया का जो है हिस्सा बनते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान। अब नागोर्नो काराबाख को देखेंगे। दोस्तों नागोर्नो काराबाख जो है वह दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि तकरीबन जो है 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 1700 वर्ग मील का एक
छोटा सा हिस्सा है नागोर्नो काराबाख। दोस्तों अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जो विवादित नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र है वह अर्मीनिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूरी में पड़ता है और इसके अलावा अर्मीनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूहों के कुछ क्षेत्र इस पर कब्जा किए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि नागोर्नो काराबाख जो है रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों नागोर्नो काराबाख जो रीजन है वो ऊर्जा संपन्न अजरबैजान द्वारा पूरे काकेशस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कॉकेसस रीजन बोल देते हैं। उसमें तुर्की से लेकर यूरोप तक गैस और तेल पाइपलाइनों की स्थापना की गई है पूरे कॉकेसस रीजन के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके तहत बाकू तबलिसी सेहान तेल पाइपलाइन जो कि प्रतिदिन 1.2 बिलियन बैरल तेल परिवहन की क्षमता रखता है, पश्चिमी मार्ग निर्यात तेल पाइपलाइन, ट्रांस अनातोलिया गैस पाइपलाइन और दक्षिण काकेसस गैस पाइपलाइन इसमें शामिल है। दोस्तों इनमें से कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र के बहुत नजदीक हैं जिनकी सीमा वहां से मजह 16 किलोमीटर पड़ती है और दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में इन पाइपलाइनों को लक्षित किया जा सकता है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना के साथ क्षेत्र में होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सारांश ये है कि अगर अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच नागोर्नो काराबाख में अशांति ऐसे ही बनी रहती है तो दोस्तों कहीं न कहीं इन दोनों देश और इन दोनों देश के माध्यम से जिन देशों को ऊर्जा का सप्लाई होता है उस पर बहुत बड़ा संकट छा जाएगा अगर ऐसे युद्ध होता रहा तो। फिलहाल दोस्तों ये 2022 की घटना है, तो अभी उन दोनों देशों के बीच जो है शांति बहाल होने के भी दौर में वार्ताएं शुरू हो चुकी हैं, वार्ताएं हो रही हैं और फिलहाल वहां पर युद्ध नहीं चल रहा है, शांति स्थापित होने का प्रयास किया जा रहा है और कई दौर की बातचीत की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा नागोर्नो काराबाख जो विवाद है उसका क्या कारण है। पहला कारण दोस्तों प्रादेशिक है, जिसमें नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में 95% आबादी जो है वो जातीय रूप से अर्मेनियाई है और उनके द्वारा नियंत्रित है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो विवाद का मुख्य कारण क्या है कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के अंतर्गत जो 95% आबादी है वो मूल रूप से अर्मेनियाई है, लेकिन कंट्रोल किसका है और अर्मेनिया के द्वारा भी कंट्रोल भी किया जाता है, लेकिन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान के हिस्से के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों नागोर्नो काराबाख की स्थिति वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति है। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि कश्मीर जो है मूल रूप से तो भारत का हिस्सा है और भारत के लोग ही रहते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से क्या है कि मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, तो ज्यादातर जो कश्मीर की आबादी है वह क्या है मुस्लिम आबादी है। तो इस लिहाज से धार्मिक रूप से उनसे जुड़ाव के कारण पाकिस्तान बार बार जो है कश्मीर का मुद्दा यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उठाता रहता है और इसीलिए आप देखते हैं कि 1947 के बाद से 1948 में ही जम्मू कश्मीर को लेकर के दोनों देश लड़ चुके हैं और जो भी विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच होते हैं उनके कारणों के मूल में जो होता है वह कश्मीर विवाद ही होता है। तो उसी तरह से कुछ कुछ ऐसी स्थिति है नागोर्नो काराबाख की। दोस्तों अर्मेनिया जो है वह ईसाई बहुसंख्यक देश है और जबकि अजरबैजान जो है वह मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला देश है। तो प्रादेशिक और धार्मिक दो बड़े कारण हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर विवाद को। दोस्तों नागोर्नो काराबाख विवाद को लेकर तीसरा महत्वपूर्ण कारण है घरेलू राजनीति। अब घरेलू राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, जैसे आप एक सपोज कीजिए कि जैसे अभी जो वर्तमान सरकार है वह राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को ऐसा टैगलाइन देती है कि हम बहुत ज्यादा देशभक्त और राष्ट्रवादी सरकार है। भारत की बात कर रहा हूं और बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जी माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके जो लेड गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम चलते हैं, यही उनकी आइडियोलॉजी भी है। कहते हैं कि हम जो है घरेलू राजनीति करते हैं और हम अपने बॉर्डर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और देश को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, प्लस कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास जो पीओके है उसको भी लेने की बात करते हैं और राष्ट्रवादी बातचीत जो है अपनी राजनीति के केंद्र में ही जो है बीजेपी के नेता रखते हैं। और जो पाकिस्तान के राजनेता हैं वहां भी वे अपनी घरेलू राजनीति के अंदर अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए किस तरह की बातचीत करते हैं कि हम पूरे कश्मीर को एक दिन भारत से आजाद करवाएंगे। इससे क्या होता है, राष्ट्रवादी बातचीत करने से क्या होता है दोस्तों, इमोशनली जो है राष्ट्र से, नेशन से जनता जो है वहां की कनेक्टेड हमेशा फील करती है और राष्ट्र है तो जनता का अस्तित्व है और राष्ट्र ही नहीं तो अस्तित्व भी नहीं, क्योंकि बॉर्डरलेस बाउंड्रीलेस जो है कोई राज्य हो भी नहीं सकता। तो इसलिए वहां पाकिस्तान के अंदर बार बार मिलिट्री रिजीम को भी जो है
कंसीडर किया जाता है जनता के द्वारा। जनता वहां पे मिलिट्री रिजीम को बहुत ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि वो बार बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वहां जनता के सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं, और यही चीज भारत में भी होता है, और यही चीज सेम लागू होती है नागोर्नो काराबाग को लेकर के। नागोर्नो काराबाग जो कि अर्मीनिया के जो नेता होंगे वो जो है चुनाव जीतने के लिए टारगेट करते होंगे। मान लीजिए ये नागोर्नो काराबाख रीजन है और ये अर्मेनिया है, और ये इधर से अजरबैजान है। अजरबैजान भी टारगेट करता है नागोर्नो काराबाख को, और अर्मेनिया टारगेट करता है नागोर्नो काराबाख को। तो इसलिए जो घरेलू राजनीति है वो बहुत ज्यादा आग में घी का काम करती है नागोर्नो काराबाख रीजन में अशांति को फैलाने में। तो दोस्तों घरेलू राजनीति जो है, दोनों देशों के जो नेता हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के, वो अपने निहित राजनीतिक हितों के लिए जो है इन मुद्दों को बार बार हवा देते हैं। इसलिए जो है ये मुद्दा ज्वलंत बना हुआ है, दोनों देशों के बीच विवाद का कारण है। और दोस्तों कई बार ये होता है घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए नेता बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं करते उन मुद्दों को, जो विवादित दो देशों के बीच विवादित मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने के लिए। उनको बर्निंग टॉपिक बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उनकी जो राजनीतिक रोटी है वो आराम आराम से सिकती रहे और उनका जो है सत्ता में जो है वो हमेशा बने रहे। तो आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और जो वीडियो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो कि मेरे द्वारा एनसीईआरटी में डिस्कस किए जा चुके हैं या करंट अफेयर्स में डिस्कस किए जा चुके हैं, उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और साथ ही दोस्तों द हिंदू की जो करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, जहां से जिस टेलीग्राम चैनल से, इस कंपटीशन वार का एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए देता हूं, जिससे आप करंट अफेयर्स की भी तैयारी को अपने मजबूत बनाए रखिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को ढेर सारे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को शेयर करके लोगों के साथ बांटिए, जिससे आपके भी ज्ञान में संवर्धन हो और उनको भी लाभ मिले। थैंक यू सो मच।